हेलो स्टूडेंट्स, हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। विनिमय साध्य विलेख 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स माने गए हैं। और वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक। पिछले वीडियो में हम प्रतिज्ञा पत्र के बारे में जान चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको विनिमय बिल के बारे में समझाना चाहूँगी। ये विनिमय बिल का सैंपल फॉर्मेट है। क्या होता है विनिमय बिल कि मान लीजिए ए और बी 2 पक्षकार हैं और बी ने ए से माल परचेज किया और माल का अमाउंट था 1 लाख रुपए और बी इसका तत्काल पेमेंट नहीं करना चाहता, तुरंत अभी पेमेंट नहीं करना चाहता है और वो कुछ क्रेडिट चाहता है। बी जो कि बायर है, खरीदार है, वो ए से ये चाहता है कि उसको कुछ समय का क्रेडिट दे दिया जाए, उधार दे दिया जाए और वो एक सर्टेन पीरियड के बाद में इसका पेमेंट कर देगा। तो बी ए से रिक्वेस्ट करता है, ए इज द सेलर ऑफ गुड्स, ए से रिक्वेस्ट करता है कि वह बी के ऊपर एक विनिमय बिल लिख दे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दे। 60 डेज का वो रिक्वेस्ट करता है कि 60 डेज का विनिमय बिल लिख दे, यानी कि बी ये कहता है कि मैं 60 दिन के बाद में ये जो माल मैंने खरीदा है आपसे, इसका मैं पेमेंट कर दूंगा। ए एग्री हो जाता है और बी के ऊपर एक विनिमय बिल लिखता है और बी को ये ऑर्डर देता है कि 60 डेज आफ्टर द डेट पे टू मी और ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ए बी को ये आदेश देता है, इसमें कहीं भी ऑर्डर वर्ड नहीं लिखा, आदेश देता हूं नहीं लिख रहा है, लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज है वो शो करती है कि ए बी को ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है कि जिस दिन ये इशू किया गया है 2 जुलाई 2020, उसके 60 डेज के बाद में मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देना। इस तरह का ये आदेश देता है। इसे विनिमय बिल कहते हैं। ए जिसने विनिमय बिल लिखा, जिसने ऑर्डर दिया, हु इज द सेलर ऑफ द गुड्स, जो विनिमय बिल लिखता है, मेकर ऑफ द विनिमय बिल इज नोन एज ड्रॉअर, उसको हम आहारता कहेंगे। ए ने ये विनिमय बिल लिखा, बिल बी के पास जाएगा, बिल इसे स्वीकार करेगा और सिग्नेचर कर देगा, एक्सेप्टेड बाय बी एंड सिग्नेचर बी। जब बी इसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है तब ये विनिमय बिल एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। अगर बी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है देन इट हैज नो इम्पोर्टेंस, तब इस विनिमय बिल का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जैसे ही बी इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, नाउ इट बिकम्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तब ये अब एक विनिमय साध्य विलेख बन गया, इट बिकम अ वैलिड डॉक्यूमेंट। ये अब एक वैधानिक प्रपत्र बन गया है। तो ए इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल and B is acceptor of the bill, drawee of the bill. Who will make the payment of the bill? B will make the payment of the bill. B, इस बिल का भुगतान कौन करेगा? B करेगा। So B is the drawee, right? अब ये विनिमय बिल इस तरह से लिखा गया है। इसमें डेट लिखनी चाहिए, अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए और स्टैम्प ड्यूटी लगी हुई होनी चाहिए, है ना। अब ये बिल बी ने स्वीकार कर लिया, बी ये बिल वापस ए को दे देगा और 60 डेज तक
ये विनिमय बिल ए के पास में रहेगा। क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए ये ट्रांसफरेबल भी है। विद इन 60 डेज यानी बिफोर मैच्योरिटी डेट, और ड्यू डेट क्या है इस बिल की, मैच्योरिटी डेट क्या है, 31 अगस्त 2020। 60 डेज 2 जुलाई 2020 को ये इशू हुआ, इसमें 60 डेज ऐड किए तो ये आई 31 अगस्त 2020। और विनिमय बिल के लिए 3 डेज ऑफ ग्रेस भी दिए जाते हैं, यानी जो ड्यू डेट आती है उससे 3 दिन और प्लस करके देन वो मैच्योरिटी डेट बनती है, एंड दैट इज 3 सितंबर 2020, यानी 3 सितंबर 2020 को इस बिल का भुगतान किया जाना था बी के द्वारा। विद इन दिस मैच्योरिटी डेट, इस परिपक्वता तिथि से पूर्व ये विनिमय बिल कितनी भी बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल में एक बी ने एक्सेप्ट करके ये बिल ए को दे दिया। ए सी ए से पैसा मांगता था, इसलिए ए ने ये बिल सी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जाता है तो इसे एंडोर्समेंट करना कहते हैं, पृष्ठांकन करना कहते हैं, और तब ये ए एंडोर्सर बन गया, पृष्ठांकन कर्ता बन गया। और क्योंकि ए ने क्या लिखा कि मुझे पेमेंट किया जाए, इसलिए ए ड्रॉअर भी हो गया और ए पेई भी हो गया। पेई मतलब आदाता भी बन गया। अगर ये पे ए जो है ये अपना नाम नहीं लिखता, किसी और व्यक्ति का नाम लिखता, पे टू सी और पे टू डी और ऑर्डर इस तरह से लिखता, तब सी या डी इस विनिमय बिल के पेई बन जाते। लेकिन ए ने खुद के लिए लिखा है कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को लिखा है, तो पेई इस बिल का कौन है, मिस्टर ए इज द पेई ऑफ द बिल। ओके, ए सी के फेवर में ट्रांसफर कर देता है, सी डी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, डी ने ई के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, ई ने एफ, और एफ ने जी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। और मैच्योरिटी डेट पर जिस व्यक्ति के पास में ये विनिमय बिल होता है उसे हम होल्डर या धारक कहते हैं। एंड एवरी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। विनिमय साध्य विलेखों का धारक यथाविधि धारक माना जाता है। ओके, तो जब ड्यू डेट आई तो ये जी हु इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस विनिमय बिल का जो धारक है, ये जी ड्यू डेट पर, ड्यू डेट कौन सी हुई, 31 अगस्त 2020 प्लस ग्रेस के 3 दिन इज इक्वल टू 3 सितंबर 2020। 3 सितंबर 2020 को ये विनिमय बिल जी के द्वारा पेमेंट के लिए बी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, बिकॉज बी इज द ड्रॉई ऑफ द बिल, क्योंकि बी इस विनिमय बिल का आहार्थी है। बी के सामने ये विनिमय बिल प्रेजेंट किया जाएगा, बी इस बिल का पेमेंट कर देगा। अगर बी इस बिल का पेमेंट करने से मना कर दे या स्वीकार करने से मना कर दे तो यह बिल डिसऑनर हो जाएगा, अनादरित हो जाएगा। और तब क्योंकि ये विनिमय बिल डिसऑनर हो गया है और इन सभी ने किसी वैलिड कंसिडरेशन के बदले में इस विनिमय बिल को प्राप्त किया था, तो जी, जैसा कि हमने पहले भी जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मैंने आपको बताया था कि जी जो है वो इस बिल का या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होता है। और होल्डर का राइट क्या होता है कि वो इस विनिमय बिल में लिखी हुई राशि को प्राप्त करने के लिए, दैट इज ₹1 लाख, इस राशि को प्राप्त करने के लिए अपने से पूर्व के जितने भी पार्टीज हैं, ए बी ए सी डी ई और एफ, इनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है और इनमें से किसी को भी
जी के इस 1 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट जो लायबिलिटी है वो बी की होती है। इफ बी डिनाइज देन ए, देन सी, डी, ई एंड एफ। All parties before G are responsible for the payment of this bill of exchange। इस विनिमय बिल का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस तरह से ये विनिमय बिल कार्य करता है। तो क्या प्रोविजन है कि विनिमय बिल और एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन टिल मैच्योरिटी डेट। ओके, जब तक परिपक्वता की तिथि नहीं आ जाती है तब तक ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो सकते हैं। तो या तो पेमेंट करने के लिए एक पक्षकार से दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें तक ट्रांसफर किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि बी ने बिल एक्सेप्ट किया और ए के पास में दे दिया। ये बिल ए के पास में है। 60 डेज के बाद में मैच्योरिटी डेट पर ए ये बिल बी के सामने पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा और बी इस बिल का भुगतान कर देगा। नहीं करेगा तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, या ए इसको फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि बी ने बिल एक्सेप्ट किया, ए को दे दिया एक्सेप्ट करके वापस। ए या तो मैच्योरिटी डेट पर बी से पेमेंट ले लेगा या फर्दर ट्रांसफर कर देगा, या तीसरा ऑप्शन है कि ए बैंक से इन बिलों की डिस्काउंटिंग करवा सकता है, इन बिलों की कटौती प्राप्त कर सकता है। तो इन 3 तरीकों से ए इस विनिमय बिल का भुगतान प्राप्त कर सकता है। जैसे ही बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया, बिल हो जाएगा, बी बन जाएगा देनदार, डेटर बन जाएगा, और ए बन जाएगा क्रेडिटर, ए लेनदार बन जाएगा। तो इस तरह से ये विनिमय बिल कार्य करता है। अभी लेटेस्ट जो प्रोविजन किए गए हैं उसके अनुसार विनिमय बिल पर स्टैम्प ड्यूटी लगा होना जरूरी है। लेकिन नए जो प्रोविजन हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन है कि यदि ये विनिमय बिल 90 डेज से ऊपर की अवधि तक है तो स्टैम्प ड्यूटी का लगा होना जरूरी है। यदि ये बिल विद इन 90 डेज के लिखे जाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी का लगा होना आवश्यक नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्योंकि एक फॉर्मेट को समझाना था इसलिए यहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगाई है। अदरवाइज क्योंकि ये 60 डेज का ही विनिमय बिल है तो इस पर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना जरूरी नहीं है। इवन 90 डेज तक के विनिमय बिलों पर अब स्टैम्प ड्यूटी का लगा होना जरूरी नहीं है, पेमेंट करना जरूरी नहीं है। अगर ये विनिमय बिल निर्यात बिल होता, एक्सपोर्ट बिल होता, तब भी इस पर स्टैम्प ड्यूटी का लगा होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से यदि इस बिल में ये पीरियड मेंशन नहीं किया जाता कि कितने दिनों के बाद में पेमेंट करना है, अगर ये पीरियड मेंशन नहीं किया जाता तो ये बिल डिमांड बिल बन जाता, मांग पर देय बिल बन जाता। और जो बिल डिमांड बिल होते हैं जिसमें ये नहीं लिखा जाता है कि कितने दिनों के बाद में पेमेंट करना, अगर ये मेंशन नहीं होता है तो ये डिमांड बिल कहलाते हैं। और तब डिमांड बिल पर भी स्टैम्प ड्यूटी का लगा होना जरूरी नहीं है ना। तो यदि पीरियड नहीं लिखा है तो ये मांग पर देय विनिमय बिल बन जाएगा। अगर ए ने विनिमय बिल इशू किया, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया, बी के ऊपर विनिमय बिल लिखा जिसमें बी को उसने ऑर्डर दिया है पेमेंट करने के लिए। अगर ए इसमें ये नहीं लिखता पे टू मी और ऑर्डर, इस तरह से नहीं लिखता और जस्ट लिख देता पे अ सम ऑफ ₹1 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी ये बीच की जो लाइन है पे टू मी और ऑर्डर ये नहीं लिखा हुआ होता और सिर्फ ये लिखा होता 60 डेज आफ्टर द डेट पे अ सम ऑफ ₹1 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, पेई का नाम नहीं लिखा हुआ होता तो उस स्थिति में ये बियरर बिल बन जाता, वाहक को देय बिल
बिल बन जाता और तब इसके ट्रांसफर के लिए इस पृष्ठांकन की जरूरत नहीं होती, एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है, सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है ए से सी, सी से डी, ई, एफ और जी, तो भी ये वैलिड ट्रांसफर माना जाता और जी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बन सकता था। सो दिस इज ऑल अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। ये विनिमय बिल इस प्रकार से कार्य करता है। किस स्थिति में विनिमय बिल लिखे जाते हैं? जबकि क्रेता विक्रेता से माल खरीदता है और उसे तुरंत पेमेंट नहीं करना चाहता है वो, और वो विक्रेता से एक कुछ अवधि का क्रेडिट चाहता है, उधार लेना चाहता है, एक निश्चित अवधि के बाद में वो इसका पेमेंट करना चाहता है, तब ये विनिमय बिल लिखे जाते हैं। विनिमय बिल लिखने का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वह 1 वर्ष की अवधि तक का है, यानी अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए विनिमय बिल लिखे जा सकते हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और उसके अकॉर्डिंग इसके विनिमय बिल के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, आवश्यक तत्व क्या हैं कि इट मस्ट बी रिटन, ये लिखित होना चाहिए। यदि क्रेता और विक्रेता के बीच में कोई वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है तो ये विनिमय बिल नहीं कहलाएगा। इसमें भुगतान का आदेश दिया जाना चाहिए, आदेश शर्त रहित होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यदि विनिमय साध्य विलेख वैधानिक तभी कहलाएगा जब उसमें जो आदेश दिया गया है या जो प्रॉमिस किया गया है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि 5 दिन में बारिश हो गई तो मैं आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा। इस तरह की यदि शर्त लगाई जाती है ये शर्त सहित माना जाएगा और तब ये विनिमय बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो ऑर्डर जो दिया जाता है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी जो पेमेंट है वो किसी घटना के घटने से संबंधित नहीं होना चाहिए। भुगतान की राशि निश्चित होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए कि कितनी राशि का पेमेंट किया जाना है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 1 लाख रुपए का पेमेंट किया जाना है। ये आदेशित भी हो सकता है और बियरर भी हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 31 में ये प्रोविजन है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मांग पर देय, बियरर, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र या डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकते हैं और न ही स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति डिमांड जो होते हैं बियरर बिल, यानी कि बियरर बिल पेबल ऑन डिमांड, मांग पर देय जो वाहक को देय और मांग पर देय जो विनिमय बिल होते हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा जारी नहीं किए जा सकते अदर देन आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आहारती के द्वारा स्वीकृति आवश्यक है, स्टैम्प ड्यूटी लगी हुई होनी आवश्यक है। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। यदि ये मांग पर देय विनिमय बिल है, यानी कि बिल एट साइट है जिसमें कि पीरियड नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे विनिमय बिल चाहे कितनी भी बड़ी राशि का है उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगा हुआ होना जरूरी नहीं है। एंड अस्वीकार कर दिया जाएगा तो डिसऑनर हो जाएगा। और यदि ड्रॉअर चाहे, आहर्ता चाहे, विक्रेता चाहे तो इनकी बिलों की डिस्काउंटिंग भी वो करवा सकता है। और न केवल आहर्ता बल्कि आहर्ता ने जिस भी व्यक्ति को इसको ट्रांसफर किया है, हमारे एग्जाम्पल में CDEFG, वो या तो B से पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं या बैंकों से इसकी डिस्काउंटिंग करवाई जा सकती है।
विनिमय बिल के पक्षकार कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है ड्रॉअर, जिसने विनिमय बिल लिखा, हु इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसे आदेश दिया जाता है, जो व्यक्ति विनिमय बिल का भुगतान करेगा, दैट इज ड्रॉई ऑफ द बिल, उसको हम बिल का आहार्थी कहते हैं, जो कि विनिमय बिल का भुगतान करेगा। जब ये ड्रॉई हमारे एग्जाम्पल में बी इस विनिमय बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बी विल बिकम एक्सेप्टर। बी इज द ड्रॉई ऑफ द बिल एंड बी इज ऑल्सो एक्सेप्टर ऑफ द बिल। बिल का स्वीकार करता भी बी ही होगा। यदि विनिमय बिल में ड्रॉई ने विनिमय बिल लिखा और लिखा कि पे टू मी और ऑर्डर, तो ये ड्रॉअर ही पेई भी बन जाएगा। और यदि वो विनिमय बिल लिखता है और लिखता है कि पे टू XYZ, देन XYZ विल बी पेई ऑफ द बिल, तब वो XYZ जो है बिल के आदाता कहलाएंगे। आदाता कौन व्यक्ति? जिसको कि बिल का भुगतान प्राप्त होगा। एंड होल्डर, धारक कौन व्यक्ति कहलाता है? मैच्योरिटी डेट पर जिस व्यक्ति के पास में ये विनिमय बिल होगा, उसे होल्डर ऑफ द विनिमय बिल या विनिमय बिल का धारक कहेंगे। टाइप्स ऑफ विनिमय बिल। विनिमय बिल कई प्रकार के होते हैं। इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स, देशी और विदेशी बिल। इनलैंड बिल कौन से होते हैं? जो कि भारत में किसी भारतीय व्यक्ति पर या भारत में ही पेएबल हो अगर बिल, तो देशी विदेशी विनिमय बिल कहलाएगा। कौन सा? ऐसा बिल जो कि ड्रॉन और मेड इन इंडिया, भारत में जारी किया गया है, एंड मेड पेएबल इन इंडिया, भारत में ही जिसका भुगतान किया जाना है, या ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिक पर अगर ये विनिमय बिल जारी किया गया है, तो यह इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, देशी विनिमय बिल कहलाएगा। और अगर वो देशी नहीं है तो फिर वो विदेशी विनिमय बिल कहलाएगा। दूसरा टाइप है डिमांड एंड यूजेंस बिल या टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड बिल कौन से होते हैं? जिसमें कि बिल जारी करते समय ये ना लिखा हो कि ड्यूरेशन नहीं लिखा हो, पीरियड नहीं लिखा हुआ हो, बिल के पेमेंट की डेट ना लिखी हो, तो डिमांड बिल कहलाएगा। और यदि बिल के पेमेंट का डेट मेंशन किया हुआ हो, पीरियड मेंशन किया हुआ हो, तो फिर ये यूजेंस बिल्स या टाइम बिल्स कहलाते हैं। ट्रेड और अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल जो कि किसी बिजनेस एक्टिविटी के कारण लिखा गया है, व्यापारिक सौदे के कारण कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ और उसके कारण अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, इशू किया गया है, तो ट्रेड बिल कहलाएगा। और कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ऐसे ही किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए यदि विनिमय बिल लिखे जाते हैं तो उसको अकोमोडेशन विनिमय बिल्स कहते हैं। ये सहायतार्थ विनिमय बिल कहलाते हैं, अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाते हैं। अगर क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल्स, यदि विनिमय बिल के साथ में जो बायर है मिस्टर बी, उसने ये कंडीशन लगाई कि विनिमय बिल के साथ में बिल टीवी लगाना, इंश्योरेंस की कॉपी भी लगाना, यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने की वो कंडीशन लगा देता है, तो ये डॉक्यूमेंट्री बिल्स कहलाएंगे, है ना। और यदि ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है तो ये क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएंगे। डॉक्यूमेंट्री बिल्स मतलब प्रलेखीय साख पत्र कहलाएंगे। यदि विनिमय बिल के साथ में बायर ने, हु इज द ड्रॉई ऑफ द बिल, ये कंडीशन लगा दी है कि विनिमय बिल के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जाएं, तो ये डॉक्यूमेंट्री बिल्स। और अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई है तो क्लीन बिल कहलाएगा, विनिमय बिल कहलाएगा। सो ऑल दीज अबाउट
bill of exchange, a negotiable instrument. Thank you.